जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पहले चैप्टर से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम अचीव करके रहेंगे। और जिन बच्चों ने अपने इस लक्ष्य को बना लिया है भी 90 से नीचे तो रुकना ही नहीं, उससे आगे तक पहुंचना है और बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य डिसाइड हो जाता है तो फिर अपने आप बूस्ट मिलता है उस काम को करने के लिए, अपने आप आनंद आने लग जाता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है उनको भी कहूंगा लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, अपने आप सब काम आसान है, वो हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर का हम 2 पार्ट के अंदर रिवीजन है वो करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। और सहायता लिए हमने आपकी पाठ्य पुस्तक की ही, हम कोई हेल्प बुक के चक्कर में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किताब से, क्योंकि पेपर किताब से बनना है तो क्यों ना हम इसको पढ़ ले। और सबसे बड़ी बात, आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक तो इतनी आसान भाषा में है भी शायद आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। बस बातें सुनते रहें, दोहराते रहें, पेज पलटते रहें, अपने आप सारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने 2 मैप है, और एक 1947 का हिंदुस्तान है और ये एक आज का भारत है। यहां से यहां का जो सफर है उसी को हम इस चैप्टर के अंदर समझने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से प्रश्न के साथ कि हिंदुस्तान आजाद कब हुआ। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान भारत आजाद होता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी रात को 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर जो एक विशेष भाषण दिया, उसका नाम क्या है? नाम है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। तो दोनों नाम, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी आजाद भारत अपना उसकी जिसकी प्रतीक्षा वो कर रहा था, आज उससे मिलने का समय है, वो आ गया है। आपको पता है 1947 को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ। 1947 का साल हमारे लिए बहुत ही हिंसा और त्रासदी का जो साल है वो रहा है। तो 3 इन प्यारे प्रश्नों के बाद अब पहले हम जानेंगे विभाजन को, भी विभाजन के अंदर क्या विस्थापन और पुनर्वास के लिए क्या क्या प्रयास है वो किए गए। तो चौथा प्रश्न है भी 14-15 अगस्त 1947 को भी जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 भागों में बंट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ विभाजन यानी बंटवारे के कारण हुआ, जिससे 2 नए देश भारत और पाकिस्तान का उदय होता है। 1951 के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या कितनी थी कुल आबादी के अंदर? तो ध्यान रखिए वो थी 12%। 1951 में 2011 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 14% के आसपास मुसलमान हैं। एक चीज और, 1947 से ही पहले यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम ही एक राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। आपके नॉलेज के लिए वैसे ही एक बार रिवाइज कर दूं, 1906 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। क्यों बनी थी ये प्रश्न है अपने लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इसी मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। तो किस राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की? तो उसका नाम था मुस्लिम लीग। इसने कहा अलग से देश बना दिया जाए हमारे मुसलमानों का। तभी तो बंटवारे की जब बात आई थी तो उस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक बना हिंदुस्तान भारत बना और दूसरा बना पाकिस्तान। इसी के सफर को हम जाने
तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग ने की। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। और ये सिद्धांत क्या कहता है? मुस्लिम लीग ने क्या कहा? उन्होंने कहा भी भारत किसी एक धर्म का, किसी एक कौम का देश नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही कौमों, दोनों ही धर्मों का देश है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए और नाम दिया पाकिस्तान। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रमुख बातें थी। हालांकि कांग्रेस ने और बहुत से अन्य लोगों ने भी इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की अर्थात पाकिस्तान के निर्माण की मांग का विरोध किया। विरोध करने वालों में एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम भी आता है, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली भी मुस्लिम लीग की इस मांग को मानना पड़ा। अगर कभी यह प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर यह बनता है भी क्यों मानना पड़ा। तो 1940 के दशक के अंदर राजनीतिक मोर्चे पर कई चेंज आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच टकराहट है वो बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे दोनों हैं वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। और जो मुस्लिम लीग और जो अंग्रेज थे, लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम था, उसके कारण ही पाकिस्तान की मांग है वो माननी पड़ी। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते ये चाहते थे भी देश का बंटवारा हो जाए, कि हम तो डूबेंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। पर कमबख्त कामयाब नहीं हुए, बंटवारा जरूर कर गए लेकिन हमें नहीं तोड़ पाए। तो अब बात आती है विभाजन की प्रोसेस के बाद, विभाजन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई और उस टाइम क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई और उसका क्या समाधान। तो तीन चीजें चल रही है। अगर बड़े प्रश्न के रूप में आ जाए तो ऐसे ही आएगा, विभाजन की प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान बताइए, या सिर्फ समस्याएं पूछी जा सकती है, या फिर ये पूरी हेडिंग ही बड़े प्रश्न के रूप में आ सकती है कि विभाजन की प्रक्रिया की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान को समझाइए। और अगर सीधा ही आ जाए विभाजन की प्रक्रिया पर लेख लिखिए, तब भी सारी बातें लिखनी है। एक चीज अच्छे से फोकस कर ले, जरूरी नहीं जो चीजें सारी लाइनें किताब में लिखी है, जो हम यहां पढ़ रहे हैं वो सारी लिखनी जरूरी है, लेकिन उत्तर के अंदर सभी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस को ही जान लेते हैं। आजादी से पहले जिस भूभाग को ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांटने का फैसला हो गया। ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट देंगे, एक भारत इंडिया कहलाएगा और दूसरा पाकिस्तान कहलाएगा। और आधार क्या रखा गया? धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार रखा। भारत विभाजन का आधार क्या था? अगर ये शब्द भी नहीं रहे तो आप ये लिख दीजिए, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था भी जिस इलाके में मुसलमान अधिक थे वे इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे और शेष हिस्सा किस में आ जाएगा? भारत के अंदर आ जाएगा, वो भारत कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से विभाजन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें कई कठिनाइयां आई और जिनका समाधान करना जरूरी था। तो बात करें एक एक समस्या की भी, कौन सी समस्याएं आई। आपकी किताब के अंदर यही मैप दिया है, आप 2-4 बार इसको देखिएगा। बहुत से प्रश्नों के उत्तर तो ये मानचित्र जो मैप है यही आपके क्लियर कर देगा। बहुत अच्छे से इसको आप गौर करते हुए पढ़ेंगे इस पर तो सब क्लियर होता है। सबसे पहली समस्या विभाजन की प्रक्रिया की सबसे पहली समस्या थी भी ब्रिटिश इंडिया में कोई एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान ही मुसलमान हो। सिर्फ कोई इलाका ऐसा नहीं था पूरे ब्रिटिश इंडिया का, हमारे 1947 के हिंदुस्तान का। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका तो था पश्चिमी साइड में और दूसरा साइड थी पूर्वी साइड। एक जगह कोई फिक्स नहीं थी भी हाँ इस जगह मुसलमान ज्यादा है उनको अलग देश बना दे। समस्या ये थी भी जहां मुसलमान ज्यादा थे वो अलग अलग इलाके में, पश्चिमी साइड में मुसलमान ज्यादा थे और पूर्वी साइड में मुसलमान ज्यादा थे। ये बहुत बड़ी समस्या थी।
एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। अब कैसे उठाकर इसको इसके पास कर दें या इसको इसके पास कर दें, ये तो संभव हो ही नहीं सकता था। और पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान तो दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और उनके बीच में था भारतीय भूभाग, इनके बीच में था हमारा भारत। ये सबसे बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान बनाने की मांग मान ली गई, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमानों को लाना था तो वो दो अलग अलग इलाके के अंदर थे। इन सबको एक करना मुश्किल काम था। ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या और भी इंटरेस्टिंग है, गौर करें भी, क्या सारे मुसलमान ही पाकिस्तान के पक्षधर थे? ऐसा भी नहीं था। ये नहीं था भी सभी मुसलमान पाकिस्तान के निर्माण के पक्षधर थे, नहीं थे। दूसरी समस्या ये रही कि मुसलमान बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। एक उदाहरण की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पश्चिमी सीमा प्रांत के एक प्रमुख नेता थे, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, वो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, पाकिस्तान के बनाने के खिलाफ थे। उनकी आवाज की भी अनदेखी कर दी गई और उन्हीं का इलाका जो पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत था, पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा वाला जो इलाका था, उसको किस में शामिल कर दिया गया? पाकिस्तान में शामिल कर दिया, जबकि सीमांत गांधी कभी भी इसके पक्षधर नहीं रहे। तो अलग अलग इलाकों में मुसलमान थे, इकट्ठा करना मुश्किल था। दूसरा ये समस्या आगे भी, सभी मुसलमान पाकिस्तान के यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर नहीं थे। अब बात करें तीसरी समस्या, ये तो और भी विकट समस्या थी। कैसे थी विकट? भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम जहां अधिक थे, ऐसे दो प्रांत थे, एक पंजाब और एक बंगाल। लेकिन मुस्लिम अधिक थे, इसका मतलब ये नहीं था भी पंजाब और बंगाल में दूसरी जो धर्म के लोग हैं वो नहीं थे, दूसरे भी थे। तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना भी एक बहुत ही विकट समस्या थी। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा है वो धर्म के आधार पर ही होगा। धर्म के आधार पर इनको भी बांट दिया गया। पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा है वो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ, सबसे बुरा हाल। देखिएगा, ये था यहां पर बंगाल, तो इसमें क्या कर दिया कि जो अधिक मुस्लिम इलाका है उसको नाम दे दिया पूर्वी पाकिस्तान। आपको पता है जो 1971 में फिर नए देश बांग्लादेश के रूप में हो गया, और इधर वाला जो भारत के अंदर बंगाल बचा उसको नाम दे दिया पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का हिस्सा हुआ। इसी प्रकार से पंजाब का बंटवारा हो गया, तो पंजाब में जहां मुस्लिम अधिक थे वो इलाका पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, और जहां सिख और जो हिंदू थे उनको भारत के अंदर शामिल है वो कर लिया गया। तो अलग अलग इलाकों में मुस्लिमों के बंटवारे के साथ साथ दो महत्वपूर्ण प्रांत राज्य पंजाब और बंगाल, ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा छोटा प्रश्न बनता है, कौन से दो राज्य है वो विभाजन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, त्रासदी हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जहां आई, तो वो था पंजाब और बंगाल का बंटवारा। इसके बाद में एक और समस्या, चार महत्वपूर्ण समस्याएं थी उस टाइम, तीन समस्याओं पर बात होगी। चौथी थी, हम ज्यादा वालों की तो बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी तो सोचना था जहां मुस्लिम अधिक है तो वहां जो दूसरे अल्पसंख्यक भी तो होंगे, हिंदू या सिख ईसाई जो भी हो, और इसी प्रकार जहां हिंदू अधिक है वहां अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान भी तो होंगे। उनका क्या किया जाएगा? जो भारत के अंदर रहना चाहते हैं, कुछ है जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू है वो वहीं रहना चाहते हैं, उन अल्पसंख्यकों को लेकर क्या किया जाए? तो चौथी विभाजन की बहुत ही खतरनाक समस्या थी, वो थी अल्पसंख्यकों की। भी सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे, भारत की सीमा में भी और पाकिस्तान वाली में भी। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी भी थी। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी तो मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी, जो भारत में ही रहना चाहते थे और रह रहे हैं।
तो उनके बारे में, वो अब अल्पसंख्यक हो गए, उनकी संख्या कम हो गई, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे ही ये बात पता चली भी देश का बंटवारा हो रहा है, 14 अगस्त की मध्य रात्रि तक तो कुछ पता ही नहीं था भी कौन सा इलाका किस क्षेत्र के अंदर जाएगा, और वैसे ही भगदड़ स्टार्ट हो गई, एक दूसरे के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो गए। जहां मुस्लिम अधिक थे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अटैक कर दिया, और जहां हिंदू अधिक थे उन्होंने मुस्लिमों के ऊपर, यानी बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक करना है वो प्रारंभ कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई उस टाइम, क्योंकि हिंसा पर नियंत्रण है वो नहीं रह पाया, और दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दे या निकल जाओ। आपने गदर फिल्म देखी होगी, गदर फिल्म के अंदर जो दृश्य दिखाए गए हैं वही चीजें भारत के विभाजन के समय हुई थी, वही परिस्थितियां थी, बहुत विकट परिस्थितियां थी। तो सब बच्चों ने फिल्म देखी है तो ये समस्याएं भी आप अच्छे से समझ सकते हो। अब बात आती है, हो गया विभाजन, उस विभाजन का परिणाम क्या भुगता, परिणाम क्या भुगता हमारे देश ने अंदर। ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ट्रेन है, ऊपर नीचे लोगों से भरी हुई है। गदर फिल्म में भी आपने ऐसे ही दृश्य है वो देखे हैं। तो पहला बहुत बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है भी भारत विभाजन के परिणाम बताइए। तो आप चाहें तो इस प्रकार से हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं या सीधी लाइनों के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पॉइंटों के हिसाब से बात कर लें परीक्षा के हिसाब से। तो पहला है आबादी का स्थानांतरण हुआ, बंटवारा हुआ तो लोग इधर से उधर हुए। इसमें क्या है, 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह के लोग दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए थे, और आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक था, अचानक हुआ था, अनियोजित था, कोई प्लानिंग नहीं हुई और त्रासदी से भरा हुआ था, मारकाट वाला था। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और ठीक इसी प्रकार जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी उन इलाकों के अंदर हिंदू और सिख ने जाना बंद कर दिया। तो ये एक आबादी के स्थानांतरण का हमने देखा। दूसरा परिणाम देखा हमने, घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। जहां बहुत लंबे टाइम से उनके पुरखे रहते आ रहे थे, आज वो जगह छोड़नी पड़ रही थी विभाजन की वजह से। तो विभाजन से लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, वे बॉर्डर के एक तरफ से दूसरी तरफ गए। इससे लोगों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, और दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविरों के अंदर शरण है वो लेनी पड़ी, और पता नहीं कितने टाइम तक उन्होंने इस समस्या को झेला है। भी अपने संपत्ति, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर दूसरी जगह आना, सोच के देखिएगा, दिल दहल जाएगा। भी आज आप जहां रह रहे हो और अचानक ही आपको कह दिया जाए जमीन घर छोड़कर चले जाइएगा, क्या हाल हुआ होगा उस टाइम, कितनी विकट परिस्थितियां देश के अंदर थी। इसी प्रकार से महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, बहुत ही बुरा हाल। गदर में भी आपने देखा, सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, उनसे जबरन शादी करनी पड़ी, बलात्कार हुआ, अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। और कई मामलों में तो ये भी देखा गया भी जब बिछड़ रहे थे तो उन्होंने खुद ही अपनी बेटियों और बहुओं को जहर देकर मार डाला भी, ताकि उनकी इज्जत के ऊपर कोई हाथ है वो न डाले। और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए थे। ये हाल हुआ उस टाइम, सोच के देखिएगा कितना बुरा टाइम हमारे देश ने उस टाइम देखा है। भौतिक संपत्ति का, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, एक एक चीज का बंटवारा हुआ उस टाइम। विभाजन में वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, सब चीज का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। तो सिर्फ लोगों का ही नहीं, हर चीज का बंटवारा है वो उस टाइम हुआ। हिंसक अलगाव हुए, दूरियां बढ़ी, मारकाट हुई। इस विभाजन से दो समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच जो हिंसक तनाव हुआ, उस विभाजन के कारण 80 लाख लोगों का अपना घर बार छोड़ना पड़ा, दूसरी देश की सीमा में आना पड़ा।
और विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोच के देखिएगा क्या परिणाम हमारे देश ने भुगता है। तो इस प्रकार से आपको अगर एग्जाम में बड़ा प्रश्न आ जाए विभाजन के क्या परिणाम, तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा में इस प्रकार से पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए वापिस पहुंचते हैं 14 अगस्त की मध्य रात्रि रात को 12 बजे, जब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात को 12 बजे 15 अगस्त भी शुरू हो जाती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में भाषण देते हैं, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट जिसका नाम रखा गया है। और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से नेहरू जी, क्योंकि उस टाइम देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो भारत के सभी लोगों को, जनता को संबोधित करते हैं। तो देश आजाद हो चुका है, जश्न हम हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। उस टाइम देश के सामने, इस देश को इसके स्ट्रोंग करने के लिए कौन सी 3 प्रमुख समस्याएं हमारे सामने थी, तो सबसे पहले तो उन 3 समस्याओं के नाम आपको पता हो। पहला है देश को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना, और तीसरा था समानता के आधार पर देश का आर्थिक विकास करना। ये देश के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी। अब इन 3 समस्याओं के ऊपर, क्योंकि बहुत बार बोर्ड के अंदर बड़ा प्रश्न आता है, स्वतंत्र भारत की 3 प्रमुख चुनौतियों को, समस्याओं को समझाइए। तो एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहली और तात्कालिक चुनौती। अब ध्यान रखिए, एक छोटा प्रश्न यहां पर भी बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौतियों में जो तात्कालिक चुनौती थी, उस टाइम की जो विशेष चुनौती थी, खास जिसके ऊपर फोकस करना सबसे पहले जरूरी था, वो थी देश को एकता के सूत्र में बांधना। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये उस टाइम की सबसे प्रमुख और तात्कालिक, तीनों प्रमुख लेकिन तीनों में तात्कालिक चुनौती है देश को एकता के सूत्र में बांधना। चाहे आप लिख दो, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत विविधताओं से भरा देश था, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न भाषा, धर्म और संस्कृति के लोग हैं, वो यहां पर रहते थे। इन सभी को एकजुट रखना प्रमुख चुनौती थी। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए देशी रियासतों का विलय करना था, ये उस टाइम की प्रमुख चुनौती थी। और बाद में आपको पता है देश की आंतरिक सीमाओं को तय करना भी एक चुनौती थी, जिसको अच्छे से हमने निपटारा किया है। तो तात्कालिक चुनौती देश के एकता को बनाए रखना, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत एक धर्म निरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष देश है, जहां पर हर व्यक्ति अपना धर्म पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। तो उस विविधता को संजो के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसके अंदर सबसे पहले जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करना जरूरी था, जो अगले वीडियो क्लास में हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरी समस्या, दूसरी चुनौती थी देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी देश को चलाए कौन, देश को जनता की चुनी हुई सरकार चलाए, वही लोकतंत्र है, इसकी स्थापना करना। और भारतीय संविधान ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। कई बार बोर्ड में रिक्त स्थान में प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान ने संसदीय शासन पर आधारित, फिर खालिस्तान छोड़ दिया, किस लोकतंत्र को अपनाया है? प्रतिनिधित्व मूलक, यानी हमारा एक प्रतिनिधि, जैसे राज्य के चुनाव होते हैं तो एमएलए बनाते हैं, जो एक लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास, यानी एक पॉपुलेशन के आधार पर। जब देश की बात आती है तो हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, उन्हें कहा जाता है वो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारा। तो भारतीय संविधान ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी और वैश्विक नागरिकों को मताधिकार का अधिकार, मतदान करने का अधिकार दिया। भी 18 साल से बड़ा कोई भी पुरुष, महिला कोई भी है, वो सब अपनी वोट का जो इस्तेमाल है वो अपनी सरकार चुनने में कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से काम किए, लेकिन ये कागजों में न रह जाए, ये टेंशन थी। भी लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन चुनौती ये थी कि संविधान से मेल खाते
हमारा व्यवहार भी तो होना चाहिए। खाली ये नहीं हो भी संविधान के रूप में हमने नियम बना दिए और हम उन नियमों को व्यवहार में नहीं ला रहे, उनको लागू अच्छे से नहीं कर रहे। ये भी एक चुनौती थी भी, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देश चलना भी चाहिए। ये दूसरी समस्या थी। तीसरी चुनौती थी देश के आर्थिक विकास की, गरीबी के खात्मे की। देश के सभी लोगों का विकास हो सके, गरीब का विकास हो सके, तो इसके लिए नीतियां बनाने की जो बातें थी वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो समानता पर आधारित विकास ऐसा हो कि समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ वर्गों का। तो ये तीसरी चुनौती से भी देश को निपटना था। दूसरी चुनौती पर आधारित अपना दूसरा चैप्टर है और तीसरी चुनौती पर आधारित अपना तीसरा चैप्टर है। और पहली जो चुनौती हमारे देश के सामने थी, आजाद भारत के सामने, उसकी चुनौती से निपटने का क्या क्या किया गया, वही हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम हमने लिखा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। लेकिन फोकस हमारा है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना इस चैप्टर के अंदर। अगली बात करें, अब फिर एक प्रश्नों के ऊपर बात कर लें। आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को भी साथ में शामिल किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती की लिहाज से दो मुख्य अंतर बताइए, पूर्वी और पश्चिमी साइड को लेकर। तो पूर्वी क्षेत्र में जहां भाषा की समस्या थी, वहीं पश्चिम क्षेत्र में धार्मिक और जातिवाद की समस्या अधिक देखने को मिली। एक तो ये अंतर। दूसरा, पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी, वहीं पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। तो ये दो पॉइंट आप पूर्वी और पश्चिमी साइड के जो चुनौतियां हैं उनको डिफरेंस के रूप में, एक में भाषा तो दूसरी तरफ धार्मिक और जातिवाद की, धर्म और जाति की समस्या। पूर्वी क्षेत्र में जहां भाषा के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी, वहीं पश्चिम में जातिवाद, धर्म के साथ साथ विकास की चुनौती थी। इनको हम दो पॉइंटों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाई चांस आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया। नेहरू जी के साथ साथ देश के प्रमुख नेताओं की यही डिमांड थी भी भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है वो बने। तो ऐसा प्रश्न आ जाए 2 नंबर 3 नंबर में, तो आप इन दो पॉइंटों के माध्यम से अपनी बात लिख सकते हो। पहला पॉइंट हम बना सकते हैं कि नेहरू जी का तर्क था कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म को माने, व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। भी धर्म के आधार पर हम नागरिकता नहीं डिसाइड करेंगे। नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे और उनके उस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में भी होती है भी हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। तो एक बात। दूसरा, नेहरू जी ने देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों के बारे में भी अपना तर्क दिया था कि भारत में मुस्लिमों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तब भी यहां से कहीं और नहीं जा सकते, इतने मुसलमान हमारे यहां पर है। उन्होंने मुस्लिमों के साथ समानता का व्यवहार करने पर भी बल दिया। तो इन दोनों पॉइंटों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं भी उस टाइम नेहरू जी ने ये तर्क दिए थे भी देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बनना चाहिए। नेहरू जी के साथ साथ और बड़े नेताओं की भी यही सोच है वो रही थी उस टाइम। चलिए अब लास्ट में आज के इस पहले एपिसोड के अंदर बात करें तो महात्मा गांधी जी की बात भी कर लें। राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी की शहादत और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और उसी दिन क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था और उसी दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर के दिन को आप दोनों को अच्छे से याद करें, गांधी जी को और शास्त्री जी को, और उनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बात करें जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम गांधी जी कहाँ पर थे। हालांकि जब भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित वाला स्पीच जो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में दिया था, उस टाइम बड़े नेताओं में बात करें तो गांधी जी ने वो स्पीच सुना ही नहीं। 9 बजे तो सोने ही चले गए थे।
महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया था। जिस दिन हमने जश्न मनाया हमारी आजादी का, उन्होंने कहीं भाग नहीं लिया। अब आप सोचेंगे उस टाइम वो कहां थे? उस टाइम वो कोलकाता के अंदर थे, पश्चिम बंगाल के अंदर थे, जहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हुए थे। वो उन दंगे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे भी लड़ाई मत लड़े। जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, वहां दंगे भी हो रहे थे दूसरी तरफ। और 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन, जब नाथूराम गोडसे ने उन पर 3 गोलियां चला दी थी सुबह प्रार्थना सभा के दौरान ही, और उस दिन गांधी जी का देहांत हो जाता है। तो ये 3 लाइनें आपको गांधी जी से संबंधित इस चैप्टर के लिए ध्यान में रखनी है। अब देशी रियासतों का एकीकरण है, वो किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से और बहुत से प्रयास किए गए भी देश की एकता और अखंडता नहीं टूटे, वो अगले पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज आपने आधा चैप्टर है वो अच्छे से रिवाइज है वो कर लिया होगा। अब पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ना, रीड आउट करना मत भूलिएगा। अब एक प्रश्न भी पूछ लेता हूं जाते जाते आपसे भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो स्पीच दिया, उसका नाम एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दें। इंग्लिश वाला नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।